कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या समस्या आ गई जिसके कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लाना पड़ा। तो 1991 में भारत बहुत आर्थिक संकट से जो है वो गुजर रहा था और इसी समस्या को दूर करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लागू की गई। अब किसने लागू किया, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो ये याद रखना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। अब वो कौन सी समस्या थी? समस्या बहुत सारी थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट समस्या है, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो सिर्फ 2 हफ्तों के इंपोर्ट के बराबर रह गया था। दूसरा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, राजकोषीय घाटा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पब्लिक सेक्टर जो है बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रही थी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की मजबूरी आ गई। तो ये वो प्रमुख कारण है जिसके कारण हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा। अब देखिए, इस इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। पहला है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। सिंपल मतलब में समझे तो अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को कम करना, इसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिड्यूस्ड, जितने भी पहले इंडस्ट्रीज पे बहुत सारे लाइसेंस लेना पड़ता था उन सबको कम किया गया। फ्रीडम टू प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारी छूटें मिली। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इसको एक्सपेंशन किया गया। ओके, जो लिबरलाइजेशन का मेन जो फैक्ट था वो ये है कि लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया बहुत सारे सेक्टर में। अब देखिए, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। सिंपल मतलब में समझे तो सरकारी क्षेत्र से प्राइवेट क्षेत्र को अधिकार देना। अब इसके की फीचर क्या क्या थे? डिस इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू, मतलब कि सरकार ने जो पीएसयू पर 100% कंट्रोल जो है रखा हुआ था उसको छोड़ दिया और कुछ शेयर्स जो है वो बाजार या प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। दूसरा है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इनकरेज्ड। पहले रेलवे, टेलीकॉम, पावर जैसे सेक्टर में सरकार का कंट्रोल था, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो है प्राइवेट कंपनीज को काम करने का मौका मिला। तीसरा, इफिशियंसी इंक्रीज हुआ। प्राइवेट सेक्टर का मेन काम क्या होता है? पैसे कमाना, ज्यादा प्रॉफिट लेना। तो इससे क्या हुआ? इफिशियंसी इंक्रीज हुआ। तो प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हुआ कि डिस इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्टेड हो गया। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये लास्ट पिलर है इसके। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, इसको सिंपल मतलब में समझे तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था केवल इंडिया में ही डिपेंड करता था, लेकिन जब ये हुआ तो इससे क्या हुआ कि विश्व अर्थव्यवस्था से ये जुड़ने लगा। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई स्टार्ट हो गया। एफडीआई मतलब क्या हुआ कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत में सीधा पैसा इन्वेस्ट करती है उसे एफडीआई कहते हैं। एफडीआई क्यों जरूरी है, ये भी आप मन में सोच रहे होंगे कि क्यों जरूरी है एफडीआई। तो एफडीआई से यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमारे देश में पैसे आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फॉरेन, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनीज अलाउड, फॉरेन कंपनीज जो है वो एमएस ये एनईपी के आने के बाद जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उसको इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन मिली, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, आईबीएम, मैकडोनल्ड, इन सब कंपनी को मौका मिला कि वो भारत में व्यवसाय कर सके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो लिबरलाइज्ड हुआ। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो सख्त नियम थे उन्हें क्या किया गया? हल्का कर दिया गया। तो ये याद रखना है कि इंडिया जो है इस एनईपी आने के बाद जो है वो ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी का पार्ट बन गया। तो ये जो 3 पिलर आप देख रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसी को करने के बाद जो हमारा जो स्थिति था वो कुछ कंट्रोल हुआ। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछेंगे उसको आप देख लीजिए, अब इससे आपको और क्लियर होगा। वो तो मैंने आपको पहले बैकग्राउंड समझाया कि भाई किस तरीके से आखिर क्यों जरूरत पड़ा हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का, कौन कौन से 3 पिलर हैं उसको मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी, कब लागू किया गया था? 1991 में। फिर है कि 1991 में नई आर्थिक नीति के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के समय कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई? तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लागू की गई। नेक्स्ट है कि कौन सी आर्थिक नीति 1991 का घटक नहीं है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनईपी 1991। तो वो कौन सा नहीं है? नेशनलाइजेशन, क्योंकि 3 पिलर हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है कि नई आर्थिक नीति में एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत विनिवेश का अर्थ क्या है? डिस इन्वेस्टमेंट अंडर एनईपी रेफर्स टू व्हाट? तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि सेल्स ऑफ गवर्नमेंट शेयर इन पीएसयू, पीएसयू में सरकार का शेयर बेचना। नेक्स्ट है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिया ड्यूरिंग द 1991 क्राइसिस? तो वो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वित्तीय सहायता की? तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने सहायता की थी। नई आर्थिक नीति ने भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदला? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदला? ओपन इकोनॉमी बना दिया इसे। नई आर्थिक नीति लागू करने का मुख्य कारण क्या था? जो मेन कारण था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये इसका मेन कारण था। नेक्स्ट है कि 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितने समय के आयात के लिए पर्याप्त था, मतलब कितने समय के लिए? तो ध्यान रखना है आपको, 2 से 3 वीक के लिए, समझ गए?
2 वीक्स यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, उदारीकरण के अंतर्गत किस प्रणाली को कम किया गया? विच सिस्टम वाज रिड्यूस्ड अंडर लिबरलाइजेशन? किसे कम किया गया? तो वो है लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले इतना ज्यादा लाइसेंसिंग सिस्टम था जिसके कारण कोई भी बाहर से कंपनी जो है यहाँ पर काम करने नहीं कर सकती थी, तो इसे कम किया गया। नेक्स्ट है कि विच सेक्टर बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन करने से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे प्राप्त हुआ? तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले थे उनको तो जबरदस्त फायदा हुआ। नेक्स्ट है कि भारत में नई आर्थिक नीति मुख्य रूप से किस संकट से निपटने के लिए लागू की गई थी? तो वो कौन सा संकट था जिससे निपटने के लिए लागू की गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? तो याद रखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। भारत में नई आर्थिक नीति किस योजना अवधि के दौरान लागू की गई थी? ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ प्लान वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? तो आप कहेंगे एनुअल प्लान, क्योंकि 5 ईयर प्लान के बाद जो है 5 ईयर प्लान को रोका गया था, फिर एनुअल प्लान आया इस टाइम पे। नेक्स्ट है कि 1991 में भारतीय रुपये का तीसरा बार अवमूल्यन किस सरकार के दौरान हुआ? द इंडियन रुपी वाज डीवैल्यूएट फॉर द थर्ड टाइम इन 1991 अंडर विच गवर्नमेंट? तो आप कहेंगे पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि 1991 में गठित राजा चेलिया समिति किस सुधार से संबंधित था? तो ये जो राजा चेलिया कमेटी है वो किससे रिलेटेड है? तो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। What was the growth rate of industrial production in India during 1991-1992? तो ग्रोथ रेट क्या था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का? तो वो था 0.6%। नेक्स्ट है कि द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन इंडिया ऑफिशियली स्टार्टेड इन विच ईयर? तो किस वर्ष शुरू हुई ये? 1991 में। नेक्स्ट है आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज नॉट एबोलिश्ड इन विच सेक्टर? तो ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था वो किस सेक्टर में एबोलिश्ड नहीं हुआ था? तो वो था सिगरेट इंडस्ट्री। ओके। नेक्स्ट है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991 लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलिसी इन इंडिया? तो किस नीति की शुरुआत की? तो वो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन विच डेट? तो किस तिथि को लागू की गई थी? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 24 जुलाई 1991। नेक्स्ट है हाउ मच लोन डीड इंडिया रिसीव फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक टू मैनेज द 1991 क्राइसिस? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना जो है ऋण दिया गया था? तो वो था $7 बिलियन। याद रखना है कि इस 1991 के संकट से निपटने के लिए भारत को आईएमएफ और विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त हुआ? $7 बिलियन। नेक्स्ट है कि द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर एनईपी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? तो एनईपी के अंतर्गत आर्थिक सुधारों को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा गया? तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया था, 2। और ये याद रखेंगे आप, एक था आपका स्टेबलाइजेशन और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। नेक्स्ट है कि एनईपी के अंतर्गत अल्पकालिक उपाय कौन सा था? तो अल्पकालिक शॉर्ट टर्म मेजर जो था वो था आपका स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर ये शॉर्ट टर्म था। नेक्स्ट है कि स्टेबलाइजेशन मेजर वे आर मेनली इंटेंडेड टू करेक्ट वीकनेस इन विच एरिया? तो किस क्षेत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए था? तो वो था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स आर जनरली विच टाइप ऑफ मेजर? जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर है, वो किस प्रकार के होते थे? तो ये था आपका लॉन्ग टर्म मेजर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेनली एम टू इंप्रूव विच एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी? तो किस पहलू को सुधारने के लिए होते थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? तो आप कहेंगे इकोनॉमिक